वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट है। एंड टू बी ऑनेस्ट द चैप्टर इज ऑल्सो वेरी लेंथी, और यू कैन से थोड़ा सा बाकी चैप्टर से हटकर, लाइक ऑल द अदर चैप्टर्स आर मोर रिलेटेड टू थियोरी। यहाँ आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। यस, you also have one numerical from this chapter, which more or less comes in your 4 marker or 6 mark. So let us start the quick revision of the chapter financial management. सबसे पहले तो आपको समझना है the chapter is broadly divided into 2 parts, financial management and दूसरा है हमारा financial planning। ठीक है, तो what is management and what is planning, or difference between planning and management is also one expected question। तो फाइनेंस, जैसे हमें पता है, इट इज कॉल्ड एज द ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। फाइनेंस हमारा जो है किसी भी बिजनेस का एक ब्लड है, जिसके बिना आपका जो बिजनेस है वो बिल्कुल चल नहीं सकता है। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो टर्म है, इट डील्स विथ हाउ यू मैनेज दिस फाइनेंस। तो आपका पहला मे बी अ 3 marker क्वेश्चन कि व्हाट इज द, और अ 1 marker क्वेश्चन कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजिंग योर फाइनेंस। हमने पूरा पहली पहली बुक जो हमने पढ़ी है वो हमने पढ़ा है अबाउट मैनेजमेंट, मैनेज करना, द बिजनेस फंक्शंस। सिमिलरली हमें फाइनेंस को मैनेज करना है, तो क्यों करना है? वहां पर जब हम मैनेज कर रहे हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तो हमारी जो कंपनी का गोल है दैट इज अचीव्ड। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। किसके वेल्थ को? जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने पैसा लगाया है उस कंपनी में, उनका जो वेल्थ है जो उन्होंने लगाया है उसका मैक्सिमाइजेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड वेल्थ। वेल्थ, प्रॉफिट होता है कंपनी पे जो पैसा लगाया है उसमें जो हमने वॉट एवर वी हैव पुट इनटू द प्रोजेक्ट उसमें से आने वाला प्रॉफिट। एंड वेल्थ डिटरमाइन करता है शेयर होल्डर्स के फंड का, उनका बैंक अकाउंट, इन अनदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स। आपने सुना होगा कि जो रिलायंस है उसका जो ओनर है उसकी इस वक्त की नेट वैल्यू इतनी है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑफ द शेयर होल्डर्स, ऑफ द इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया है, द इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनका। इट ऑल्सो एम्स कि जो हमारा प्रॉफिट है इन द बिजनेस इज मैक्सिमाइज्ड। जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी मनी जो है वो सेफ है। इट इज इन्वेस्टेड इन सच अ मैनर कि इट डजंट लीड टू लॉस, और अगर लॉस है तो रिक्रूप हो जाए, वो सेफ है, डूब नहीं रहा है। इट इज यूटिलाइज्ड इन द इफेक्टिव मैनर, और जो हमारे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है उनको हम प्रॉपरली मैनेज करें। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दिस रोल इज जस्ट टू रीड, नथिंग टू डू विथ एनीथिंग, नो क्वेश्चन, जस्ट टू रीड, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये जो रोल है, ऑब्जेक्टिव आएगा या आ सकता है रोल में, मीन्स जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसा एक वर्ड, मोटा मोटा वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर वी हैव टू सी हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स, हमारे करंट एसेट्स कितने हैं, what is the amount we would require for a long term short term fund, उसे हमें कैसे लेना है, किसको हम मिड कैप बोलेंगे, किसको हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे, किसको हम शॉर्ट टर्म बोलेंगे, एंड while we are making our profit and loss, ये सारी चीजें उसके अंदर हम दिखाते हैं।
तो व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है द डिसीजंस दैट अ कंपनी हैज टू टेक रिगार्डिंग इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। जो आपका फाइनेंशियल डिसीजन। नाउ कम टू द क्वेश्चन कि भाई मैम इसमें क्वेश्चन क्या आएगा। इसमें आपका आएगा आइडेंटिफाई द डिसीजन ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस या फिर डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आपका क्वेश्चन आता है ऑन दिस कंसेप्ट, नॉट ऑन द फैक्टर्स। कंसेप्ट पे आता है, राइट। तो नाउ व्हाट इज अ कंसेप्ट ऑन अ वाइडर वे। वी से कि अगर हम फाइनेंशियल डिसीजंस कह रहे हैं, दैट मीन्स हमारा डिसीजन रिगार्डिंग हम अपने जो हमारे पास जो फंड है उसको हम कहां से लाएंगे, हम उसको कहां से एक्वायर करेंगे। एक्वायर मीन्स कहां से हम लेकर आएंगे, वेदर वी वुड बी इन्वेस्टिंग आवरसेल्फ, हम इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा डालने वाले हैं, या फिर हम जो है कर्जा लेंगे, डेट फंड लेंगे, डिबेंचर्स लेंगे, लोन लेंगे। सो फाइनेंसिंग डिसीजन मीन्स एक्वायरिंग द फंड। यानी अगर आपके पेपर में आइडेंटिफाई द डिसीजन जिसमें हमें पैसा कहां से लाना है, ये आपको समझ आ रहा है, फ्रॉम वेयर, वेदर इट शुड गो फॉर इक्विटी और डेट, तो आपका डिसीजन इज फाइनेंसिंग। उस जो आपके पास पैसा है या आपने एक्वायर किया है, हाउ यू वांट टू इन्वेस्ट इट। आपको आपके सामने बड़े सारे प्रोजेक्ट होंगे एज अ कंपनी मैनेजर, एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज द ओनर ऑफ द कंपनी, आपके सामने कई प्रोजेक्ट होंगे। ओके आपके पास नोएडा के अंदर मतलब कि यू आर गोइंग टू हैव अ मतलब कि एक प्लॉट है, वहां पर यू मे हैव, आपको गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही है, वहां यू हैव टू मेक अ सेंटर। आपके पास द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में भी आ रहा है। नाउ विच ऑफ दीज टू इज फीजिबल, इनमें से कौन सा आपके लिए ज्यादा अच्छा है। आपकी कंपनी मान लो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, योर कंपनी इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, राइट। लेट अस टेक दिस एग्जांपल कि आपकी जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करती, वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। अब आपके सामने दो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है नोएडा के पास में आ रहा है, दूसरा आपका आ रहा है द्वारका के पास में। अब आपको जो है इस बात पर देखना है वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट। तो उसके लिए आप जो हो यू वुड बी call it as investment decision, the decision of investing in the long term capitals हम लोग कहते हैं investment decision। फिर आपने पैसा एक्वायर करने का डिसीजन लिया है, दैट इज अ फाइनेंसिंग डिसीजन। आपने उसे कहां लगाना है लिया है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। द थर्ड डिसीजन दैट अ मैनेजर नीड्स टू टेक इज जब आपके पास कंपनी का प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट को आप अपने बैंक में तो नहीं रखोगे, द प्रॉफिट हैज टू बी डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर्स, द इक्विटी होल्डर्स, आपको वो भी देखना है। तो जो डिसीजन, द डिसीजन regarding distribution of profits is called dividend decision, right। तो हमारे हैं तीन डिसीजंस। पहला है हमारा एक्वायरिंग द मनी, कहां से आएगा, तो वो आपका फाइनेंसिंग। इफ वेयर टू बी इन्वेस्टेड, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट। एंड प्रॉफिट जो आया है उसे कैसे कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो है आपका डिविडेंड। आपके ये क्वेश्चंस ये है। नाउ लेट अस कम टू द फैक्टर्स। मतलब अगर आपको इन्वेस्ट करना, जैसे अब मैंने आपको कहा कि आपके पास दो एग्जांपल्स हैं, यू हैव द्वारका एक्सप्रेसवे, यू हैव नोएडा एक्सप्रेसवे। अब आपको किस में इन्वेस्ट करना है,
तो पहली जो द फैक्टर्स दैट यू हैव टू लुक इनटू इज द कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट के अंदर व्हाट विल बी द लाइकली कैश फ्लो, हाउ मच यू रिक्वायर, आपको डे टू डे में आपके पास कितना रहेगा, कितना आपको चाहिए। यू हैव टू, द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रेट ऑफ रिटर्न। अब आप मान लो कि आपका एक्सप्रेस हाईवे वाला जो द्वारका है, वहां पे यू आर गेटिंग 10% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, एंड इन नोएडा यू सॉरी इन नोएडा यू आर गोइंग टू गेट 12%। तो कौन सा बेटर है? और ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आता है, सेम फिगर के साथ भी आता है इनफैक्ट, आई मस्ट से। मतलब आपके सामने दो प्रोजेक्ट है, एक में रिटर्न आपको आ रहा है 10%, दूसरे में आ रहा है 12%, आप किस में जाओगे? ऑब्वियस है कि आप 12% वाले में जाओगे। तो यू हैव टू कैलकुलेट दैट रिटर्न, हाउ मच रिटर्न यू आर गोइंग टू गेट, एंड देन व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज इन्वॉल्व। So these are the three main factors which you will be requiring while you are deciding on which project the company should invest, on which asset the company should invest. उससे हमें कितना फायदा होगा, what will be the likely cash flow throughout the project, what are the investment criteria involved. अब फाइनेंसिंग यानी कि पैसा लेना है, पैसा आपको एक्वायर करना है। आपके पास दो ही, इन 11th स्टैंडर्ड यू हैव ऑलरेडी डन इट, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आपने 11th स्टैंडर्ड में किया था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, वो यहीं पर हमारे काम आता है। तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्विटी कैपिटल यानी कि हमारा ओनर्स फंड, एंड सेकेंड वन इज द डेट फंड। राइट, एक हमारे पास होगा जो हम एक्वायर करते हैं, तो हमारे पास या तो अपना फंड होगा यानी कि हमारा खुद का, हमारे शेयर होल्डर्स का, हमारे एंजल इन्वेस्टर्स का, इन सबका फंड, और दूसरा होगा हमारे पास में द डेट फंड यानी कि कर्जा। तो before you are acquiring that fund, whether it should be, how much it should be from equity, how much it should be from debt, ये सारी calculations करने के लिए you would have certain factors। पहला है उस फंड का कॉस्ट कितना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं कि मैंने 100 मैंने एक मोबाइल खरीदा, राइट, लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। आईफोन 16 मार्केट में है, मुझे प्रो खरीदना है, 1,20,000 का इंडिया में अवेलेबल है। नाउ आई वांट टू बाय इट ऑन ईएमआई। तो मैं कैलकुलेट करती हूं जो मैं इंटरेस्ट देने वाली हूं, अगर मैं ईएमआई में इंटरेस्ट दूंगी तो व्हाट विल बी माय ओवरऑल कॉस्ट आफ्टर सर्टेन पीरियड। सिमिलरली जब हम फंड को एक्वायर करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कितना, मतलब अगर आज की डेट पर वो 10,000 है तो उसकी आगे जाकर क्या कीमत होगी, ओवरऑल कॉस्ट क्या रहेगा। रिस्क, इक्विटी कैपिटल इज सेफ while debt is bit riskier। क्यों? पेपर का क्वेश्चन, क्यों? बिकॉज आपको जो कर्जा है वो तो वापस देना ही है। आप कर्जा मुझसे लो या कर्जा आप बैंक से लो, यू हैव टू गिव इट बैक, एंड मोर ओवर यू ऑल्सो हैव द ऑब्लिगेशन ऑफ पेइंग द इंटरेस्ट रेगुलरली। और अगर मान लो कंपनी का कैश फ्लो इतना अच्छा नहीं रहा, आप नहीं दे पाए, तो इट माइट बी रिस्की, राइट। थर्ड, फ्लोटेशन कॉस्ट। नाउ व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? आप अगर इक्विटी फंड रेज करना चाहते हो, इफ यू वांट टू रेज द मतलब कि इक्विटी फंड, अब आपको उसके लिए यू माइट बी रिक्वायरिंग, आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना है, आपको जो है यू हैव टू इश्यू द प्रोस्पेक्टस, यू हैव टू इश्यू द अदर एरिया। तब आप क्या करोगे? अंडर राइटर्स क्या करोगे? कहां से लाओगे पैसा? मे बी आपके पास पड़ा है, रिटेन्ड अर्निंग है आपके पास, यू आर यूजिंग इट, और यू मे बी गोइंग फॉर कमर्शियल पेपर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में है। तो कितना कॉस्ट पड़ रहा है, वेदर इट इज विद इन द पैरामीटर्स कैश फ्लो। क्यों? बिकॉज जब आप इंटरेस्ट पे पैसा लोगे
तो आपको जो इन मतलब कि जो आपको इंटरेस्ट देना है वो तो आप कैश से ही दोगे, वो कितना है? देन द ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर ज्यादा है तो मे बी यू मे नॉट बी एबल टू गो फॉर अ डेट। कंट्रोल, इक्विटी शेयर होल्डर में क्या होता है, आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे। अगर अभी हमारे कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स हैं और इक्विटी मतलब कि अगर हमने इक्विटी कैपिटल रेज किया है और 100 और आ गए तो कंट्रोल हमारा डाइल्यूट हो जाएगा, विच सम पीपल मे नॉट लाइक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कैपिटल मार्केट का उस वक्त जब आपको पैसा चाहिए, उस वक्त व्हाट इज द स्टेट, बुलिश या बियरिश? मतलब अगर कंपनी जब रेस कर रही है कैपिटल, उस वक्त अगर बियरिश पीरियड चल रहा है एकदम स्लो, तो कोई आपके शेयर्स को नहीं खरीदेगा। Whereas if it is a bullish period, it is easy to, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल यू माइट बी नोइंग दिस, बजाज फाइनेंस का अभी एक इक्विटी शेयर निकला था। देयर वॉज, यू नो, एक वो कहते हैं ना मैड रश था, जैसे कोल्ड कंसर्ट के लिए हो रहा है ना, उस तरीके से एक मैड रश था। व्हाई? बिकॉज पीपल हैव बीन, उसको इतना हाइपर किया गया था। इस वक्त में मार्केट का जो मतलब की सिचुएशन है, इट्स वेरी गुड, पीपल वांट टू इन्वेस्ट। कोविड के पीरियड में लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तो व्हेन यू आर रेजिंग द मनी ऑल्सो डिटरमाइंस कि आपको जो है डेब्ट कैपिटल लेना चाहिए या यू शुड गो फॉर द इक्विटी कैपिटल। दिस क्वेश्चन विल बी डायरेक्ट इन योर एग्जाम, दैट इज आइडेंटिफाई द डिसीजन, और उसके फैक्टर्स आपको बताने हैं। तो डिसीजन आपका इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, राइट। द थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन, यानी कि अब आपका आपके जो है प्रोजेक्ट हो गया है, अब आपको प्रॉफिट मिला है। नाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू टेक अप अ कॉल कि हमें वेदर वी शुड डिक्लेयर डिविडेंड फर्स्ट। सेकेंड थिंग, अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो कितना करना चाहिए। तो व्हाट आर द फैक्टर्स जब हम कहते हैं कितना करना चाहिए? फर्स्ट, अर्निंग, मतलब कितना अर्न हुआ भाई आपको, वेदर इट इज टू कवर यूर ऑल योर एक्सपेंसेस, और उसके बाद जो बचा है वेदर इट इज गुड इनफ। सेकेंड, आपके पिछले 2 साल का रिकॉर्ड क्या है? इस साल बहुत ज्यादा हो गया है, वेरी नाइस, दिस साल योर मतलब कंपनी हैज गॉट 20% प्रॉफिट, लास्ट ईयर इट वाज 10, उससे पहले 5% था। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके का डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो। हायर के साथ हाई, लो के साथ लो करोगे तो लोग जो है आपकी कंपनी में दे मे नॉट इन्वेस्ट, सो यू हैव टू सी द स्टेबिलिटी। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ ग्रोथ, आप कंपनी को अभी एक्सपैंड करने के उसमें हो, योर कंपनी इज जस्ट 2 years, 3 years, 5 years हो, इट्स 3 years, 4 years, 5 years ओल्ड, ज्यादा पुराना नहीं, अभी आप ग्रो करना चाहते हो सकता है आप अपने पैसों को रिटेन कर लो, यू मे रिटेन इट एंड डिविडेंड ना डिक्लेयर करो, या हो सकता है कम डिक्लेयर करो। कैश फ्लो, आप जो अपने डिविडेंड दोगे दैट वुड बी फ्रॉम योर करंट एंड द पास्ट ईयर्स प्रॉफिट। So whether you are having a strong cash flow, then many of the shareholders they prefer to have a higher dividend। मुझे खुद को ले लो, मैं ऐसी कंपनी में डिवाइड वो करना शुरू करती हूँ जहां डिविडेंड इज गुड। ITC gives a very good dividend, it gives around 5 rupees per share, whereas आपकी दूसरी कंपनी 1 रुपी 80 पैसा देती है। दैट डिपेंड्स, मतलब उनके, लेकिन मैंने पास्ट 3 years देखा है, तो इट मे बी। देन डिविडेंड जो है इट इज टैक्स्ड फॉर द कंपनी। आजकल तो हमारे लिए भी है, देर इज अ लिमिट, उसके ऊपर अगर वी आर अर्निंग मोर देन 5,000 rupees देन इट इज टैक्सेबल, बट फॉर द कंपनी इट इज टैक्सेबल।
तो आप जितना प्रॉफिट डिक्लेयर करोगे उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्सेशन पॉलिसीज को आप देखोगे। Normally, a company which is declaring higher dividend has a good growth rate. तो stock market का reaction. Then, अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो जरूरत पड़ी रिटेन अर्निंग आपके पास नहीं है, डू यू हैव द एक्सेस टू कैपिटल मार्केट? आपके पास मतलब कि मनी मार्केट की तरफ या फिर आपके जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें आर यू हैविंग द एक्सेस इजीली? समटाइम्स किसी कंपनी के ऊपर ड्यू टू मेनी फैक्टर्स देर आर सम लीगल रेस्ट्रिक्शंस कि दे कैन नॉट डिक्लेयर, क्योंकि उनको जो है जैसे बैंक ने डाल दिया। तो इफ देर इज एनी लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस, मतलब आप ज्यादा मतलब नहीं डिक्लेयर कर सकते हो, आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रखा है, या फिर यू आर पहले आप लायबल हो तो आपके ऊपर लीगल कंस्ट्रेंट, देन यू कैन नॉट डिक्लेयर मोर प्रॉफिट, more dividend, in fact, not profit, more dividend. So these are the factors that influence the decisions of a finance manager. Investment के लिए these three, financing के लिए जो ये लिखे हुए हैं ये, and decision के लिए this. Decision वाला कई बार पेपर में आया है। तो the first part what we have understood is that managing the funds at our end is, हमारे पास जो पैसा नहीं है वो कहां से आएगा, उसे कहां हमें मतलब कि इन्वेस्ट करना है, एंड जो प्रॉफिट है उसको हमें कैसे और कितना डिक्लेयर करना है। दिस इज फाइनेंस मैनेजमेंट। अब आता है आपका प्लानिंग। अगेन आपका 3 marker question may be there, that is what are the objectives of financial planning? Importance नहीं, सिर्फ objectives। ये importance मैं सिर्फ आपको explain करने के लिए मैंने लिखा है। It comes, फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स आप अपना प्लान कर रहे हो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को। प्लानिंग चैप्टर पढ़ा था हमने, और प्लानिंग चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, दैट वी मेक सर्टेन फ्यूचर अजम्पशंस, गोल सेट करते हैं, अजम्पशंस लेते हैं, ऑल्टरनेटिव्स रखते हैं, फाइंड आउट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड देन इंप्लीमेंट। सो द सेम थिंग इज फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। बस यहां हम एक्टिविटीज की जगह हम फाइनेंस को लेकर प्लान करते हैं कि भाई हमारा प्लानिंग, हमारा फंड को हमें ऐसे यूज करना है कि जब हमें चाहिए कंपनी को, द कंपनी में रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इमरजेंसी, इट इज अवेलेबल। मोर ओवर इट ऑल्सो एंश्योर्स कि जो हमारे पास पैसा है, इट इज नॉट हमने जो है फंड रेज कर दिया है, ऑन द अदर हैंड पैसा जो है कहीं पर आइडल पड़ा हुआ है। सो वी मस्ट इंश्योर दैट देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जो पैसा है वो भी एंड जो पैसा नहीं है वो भी। दीज आर द 2 ऑब्जेक्टिव्स, और इसे तो हमें याद से याद करना। That why do we need a financial planning? भाई प्लानिंग तो हमें हर जगह पे जरूरत पड़ती है, घर के अंदर भी फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, एंड दिस इज बिकॉज आपके पास जो पैसा है आपने उसे कहीं पे लगा दिया एंड आइडल पड़ा है, एंड आपने कहीं और से पैसा उठा लिया, तो यू आर नॉट ऑप्टिममली यूटिलाइजिंग। यू हैव टू कोऑर्डिनेट अमंग द एक्टिविटीज। आप
वेस्ट नहीं कर रहे हो, एंड वेन एवर यू रिक्वायर विच इज फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, दैट बेसिकली इज bringing the future into the present so that you can do something about it now। यानी आगे, लिंकिंग प्रेजेंट टू फ्यूचर मतलब आगे क्या हो सकता है, कंपनी के अंदर किस किस चीजों में जरूरत पड़ सकती है, वेयर द मनी कैन बी देयर, हाउ मच वी रिक्वायर। इट शुड नॉट बी कि हमें रिक्वायरमेंट और हमारे पास पैसा है ही नहीं, हम मार्केट से उठा नहीं पा रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और हमने मार्केट से उठा लिया और बाद में पता लग रहा हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, वो भी नहीं होना चाहिए। So we need to utilize it in the optimum way. So if we are planning it accordingly, what, when, how, I repeat, what, when, how, अगर हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइनेंशियल एस्पेक्ट में रखेंगे तो देन हमारे लिए ये आसान रहे। आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग का आपका ऑब्जेक्टिव है ensuring the availability of fund when required। जो आपके पास पैसा है उसको यूज करना। नाउ एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। For any company, its capital structure is very important। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा था कि हमें ओनर्स फंड कितना रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के दौरान, कितना हमें डेट फंड रखना चाहिए, एंड ये जो ओनर्स फंड प्लस डेट फंड है इसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर पे मींस ऑन अ ब्रॉडर वे। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। आपने सोचा कि भाई मुझे किस पर जाना है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपका रिटर्न जो है वो आपका इस वाले में ज्यादा है, 12% है, मैं उसमें जा। तो नाउ यू नीड टू हैव, आपकी कंपनी में जब आप कैपिटल रख रहे हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट जो आपको अपने बिजनेस को सेट करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को सेट करने के लिए जरूरत है। एग्जाम्पल, मैं एक ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, राइट नाउ ऑनलाइन क्लास लेना है। व्हेन आई थॉट तो मेरे सामने देयर वर सम थिंग्स, जैसे मुझे रिक्वायरमेंट थी दैट आई नीड अ गुड कंप्यूटर और अ लैपटॉप, and then I needed, at that time I'm talking, I needed a good pen tablet, then I needed some board। मेरे पास पेन टैबलेट नहीं है तो मुझे बोर्ड की जरूरत थी, यानी मुझे कुछ पैसों की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत थी। because at that time I was not on this scheme कि I should be having a recording or something like that। अगर मैं रिकॉर्डिंग ले रही हूँ तो मुझे एक अच्छा ट्राइपॉड चाहिए, मुझे एक अच्छा डीएसएलआर कैमरा चाहिए, तो आई नीडेड। तो ये जो सारी चीजें मैं बोल रही हूँ, वेदर इट इज लैपटॉप, कंप्यूटर, पेन, फोटोग्राफ, मतलब की जो ये सारे हमारे जो हैं दे आर ऑल एसेट्स। तो ये मेरा कैपिटल है। एंड देन आई ऑल्सो नीड मनी फॉर पेइंग माई इलेक्ट्रिसिटी बिल। चार्ज करूंगी तो भाई इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है। व्हेन आई एम यूजिंग द लैपटॉप, तो लैपटॉप का बैटरी भी चार्ज होता है, इंटरनेट के पैसे भी लगते हैं। ये जो मैं देती हूँ दिस इज माई वर्किंग कैपिटल। तो जो मेरा कैपिटल है मैं उसको डिवाइड कर देती हूँ इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड सेकेंड इज माई वर्किंग कैपिटल। तो ये मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहना चाहिए, हाउ मच आई शुड यूज इट फ्रॉम माई साइड, हाउ मच आई शुड टेक इट फ्रॉम अदर एरिया, दैट इज लाइक डिबेंचर, लोन, वो मेरा, इन दोनों के टोटल को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। और एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होता है उतना उस कंपनी के अंदर प्रॉफिट होने के चांसेस होते। The particular combination of debt and equity used by a company to finance its overall operation and growth is called as capital structure, right? So जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो we have
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है व्हाट इज द कैश फ्लो ऑफ द कंपनी, ऑफ द प्रोजेक्ट. देन आई हैव रिटन ICR, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इसको हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं विद द गिवन फॉर्मूला कि ओवर द पीरियड जब हम लोन लेते हैं, डेट लेते हैं, तो हमारा ओवरऑल रेशियो क्या रहता है इन द कैपिटल. देन द डेट सर्विस रेशियो, इसको भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है. ओवर मतलब कि कितना हमारा डेप्रिसिएशन है, कितना हमारा जो है इंटरेस्ट है हमारा, इनको हम कैलकुलेट करते हैं. एंड वी फाइंड आउट कि ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years हमारा जो कैपिटल है उसकी क्या वैल्यू रहती है. एंड दिस वी कैलकुलेट विथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो. जो डेट हम दे रहे हैं, जो उसको देते हैं, उसके सर्विसेज के कवरेज रेशियो. देन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था. व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? अगर हम डेट लेते हैं, अगर हम कर्जा लेते हैं, तो वी नीड टू पे द डेट ऑल्सो बैक, एंड ऑल्सो वी हैव टू पे द रेगुलर इंटरेस्ट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मान लो ये पेपर में जो क्वेश्चन आता वो मैं बता रही हूं कि you have taken या फिर you have decided to take a loan of 1 crore at 10%, and the rate of investment on the project is 8%. Is it feasible? No. क्योंकि आपको जो आपके पास पैसा आएगा, आपके पास जो कैश फ्लो, उनमें से तो आपको देना. अगर आपका इन्वेस्टमेंट भी कम आ रहा है, आपका रिटर्न ही कम आ रहा है, आप इंटरेस्ट को कैसे कवर कर पाओगे? देन द कॉस्ट ऑफ डेट. नॉर्मली हम लोग जो है डेट को चीप समझते हैं. पेपर का 1 मार्क का क्वेश्चन, दैट इज एन MCQ. रिटेन्ड अर्निंग एंड डेट को हम लोग सबसे सस्ता समझते हैं, बिकॉज ओवर द पीरियड जब हम ICR DSCR को कैलकुलेट करते हैं तो डेट हमारा सस्ता पड़ता. वाई सस्ता पड़ता? मतलब नाउ दिस इज बिकॉज आपका जो टैक्स होता है दैट इज मोर ऑन इक्विटी कैपिटल. तो ओवरऑल में अगर हम देखते हैं, हम जितना टैक्स देते हैं वो हम बचा पाते हैं इफ वी आर टेकिंग इन लोन. टैक्स रेट, अगर आपके प्रोजेक्ट में आपका टैक्स रेट कम है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इक्विटी फंड. कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो आप अंडर राइटर्स, प्रोस्पेक्टस, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, उसको भी, उसका फ्लोटेशन कॉस्ट, वो रिस्क. डेप्ट इज ऑलवेज रिस्की. डेप्ट इज रिस्की. वाई? बिकॉज अगर आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो आप इंटरेस्ट कैसे दोगे, एंड आपको वापस भी करना है. फ्लेक्सिबिलिटी इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर मीन जरूरी नहीं है कि आपने इतना सोचा है. देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी, हाउ मच यू आर हैविंग. कंट्रोल फैक्टर, जो ऊपर भी हमने पढ़ा था, दैट इज अगर हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नॉट ready to dilute the control, we should go for debt. सेबी का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कोई भी कंपनी अगर चाहती है इक्विटी मतलब कि शेयर्स जो है उसे मार्केट में लाना, इमीडिएटली अलाउ नहीं होता है. देयर आर सो मेनी मतलब कि रेगुलेशंस. अगर उनमें से किसी एक में भी अगर हम फेल हो जाते हैं तो वी मे नॉट बी अलाउड टू रेज द कैपिटल. तो वी हैव टू गो फॉर दैट फ्रेमवर्क. स्टॉक मार्केट का कंडीशन, एंड ऑफ कोर्स हमें कंपटीशन में अदर कंपनीज का, इट्स नॉट जरूरी नहीं है कि हम दूसरों का देखें, लेकिन देखना जरूरी है. दिस इज बिकॉज इन लॉन्ग टर्म व्हेन वी कॉल अ स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी याद है प्लानिंग में आपको, इन योर 5th चैप्टर, नहीं 4th चैप्टर, यही तो है स्ट्रेटजी. दूसरी कंपनीज का क्या है, हाउ दे आर मैनेजिंग, वी नीड टू, हमें
ओवर रियलिस्टिक और ओवर ड्रीमी नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीजों को कंसिडर करके हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का चॉइस रखते हैं कि इक्विटी कितना होना चाहिए, बोरोड फंड कितना होना चाहिए। राइट नाउ वेयर डू वी नीड दिस मनी? एज आई सेड, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल अपना ही दिया था कि से इफ आई हैव टू सेट अप माय स्टूडियो, इफ आई हैव टू सेट अप माय ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट आर माय रिक्वायरमेंट्स? Definitely, my requirement is my laptop, my iPad, my mobile, everything which I am using is my fixed capital, क्योंकि इसमें मैंने जो पैसा लगाया है ये मेरा लॉन्ग टर्म का रहा है। और जो मेरा डे टू डे है, दैट इज चार्जिंग माय कंप्यूटर, रिचार्जिंग माय इंटरनेट बिल, मेंटेनेंस ऑफ माय दीज, इनमें छोटे मोटे रिपेयर्स भी आ जाते हैं, इनमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। लाइक माय लैपटॉप जो है लास्ट ईयर नहीं 3 मंथ्स बैक इसका बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुका था। देन आई गॉट अ न्यू बैटरी, तो मेंटेनेंस चार्जेस। तो व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग इन माय एसेट्स दैट इज फिक्स्ड, एंड व्हेन आई एम वर्किंग, जो मेरा डे टू डे का है मेंटेनेंस, ये मेरा वर्किंग कैपिटल। राइट ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर डायरेक्टली 6 मार्कर में आता है। दिस हैज यूजुअली कम इन 6 marks, दैट इज factors affecting the fixed capital or the working capital of a company. Right? इसमें इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट आता है। तो फिक्स मैंने बता दिया। द यहां सामने मैंने पिक्चर भी देखो बना रखी है, घर। वैसे तो हम घर, द मूवेबल एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स एंड वर्किंग ग्रोथ के लिए। तो फिक्स कैपिटल के लिए इसमें आपको 6 अच्छे से याद करना, 6 पॉइंट्स दोनों के याद रखने। फर्स्ट इज व्हाट इज योर नेचर ऑफ बिजनेस। नाउ आपका ये पेपर में 1 मार्कर में क्वेश्चन है इन यूर एमसीक्यू। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्कर में है इन एमसीक्यू। अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग का है, आपका बिजनेस एडवर्टीजमेंट का है, सर्विस इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, तो देन योर बिजनेस में आपको जो फिक्स कैपिटल है वो आपको कम लगेगा। कैसे? हाउ? when you are talking about a manufacturing unit, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसमें व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? यू रिक्वायर अच्छा भला सेटअप चाहिए आपको, आपको फैक्ट्री सेट करनी पड़ेगी, आपको मशीनें लानी पड़ेंगी, आपको टूल्स लाने पड़ेंगे। यानी कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसमें ज्यादा होगा। एंड अगर ट्रेडिंग है, अगर ट्रेडिंग है तो देन यू आर हैविंग लेस। मतलब आपको सामान, आपका होलसेल का बिजनेस है, आपको फार्मर से लाना है और आगे बेचना है, आपको अपने पास रखना ही नहीं है। So that means for a manufacturing it is more, 1 मार्कर क्वेश्चन है, manufacturing more and for trading it is less। और आपके ट्रेडिंग की जगह पर यू मे बी हैविंग, इवन इट मे कम एज एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्ट, इनमें आपका वर्क जो फिक्स कैपिटल है वो कंपैरेटिवली कम होता। स्केल ऑफ बिजनेस, मैं तो अभी आपको पता मैंने अपना कितना लंबा रखा, आई एम नॉट केप्ट इट मोर, बट इफ आई वांट टू स्केल इट अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं इसको मतलब कि इतना लेकर जाना चाहती हूँ, देन आई विल रिक्वायर मोर इक्विपमेंट, आई विल रिक्वायर मोर मार्केटिंग, आई विल बी रिक्वायरिंग मोर एसईओ। तो मुझे ये सब के लिए मुझे पैसा ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मुझे ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो दैट मीन्स इफ योर स्केल ऑफ बिजनेस इज लिमिटेड, आप दिल्ली तक ही करना चाहते, यू डोंट वांट टू गो आउट ऑफ दिल्ली, आपको कम पैसा लगेगा। लेकिन इफ यू वांट टू कवर द मार्केट, दिल्ली भी, यूपी भी, हरियाणा भी, पंजाब भी, देन यू विल रिक्वायर मोर। चॉइस ऑफ टेक्निक, चॉइस ऑफ टेक्निक आपका जो है इट इज
अगर हम मैनुअल करते हैं, अगर हम मैनुअल करते हैं तो हमारा जो है हमेशा कम रहता, बिकॉज लेबर जो है इट इज ऑलवेज चीपर देन द टेक्निकल थिंग्स, एंड इफ यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी तो देन आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज टेक्निकल अपग्रेडेशन। देखो बच्चा, चॉइस ऑफ टेक्निक का मतलब होता है आप लेबर के थ्रू काम करवाना चाहते हो। हमारे एक पड़ोसी थे, ही हैड द, उनके पास जो है अपना थ्रेड का बिजनेस है, मतलब अभी भी वो वहीं पर है, हम लोग यहाँ आ गए। तो उनके जो थ्रेड का बिजनेस था ना, उसमें देर आर टू वेज, कंप्लीटली देर इज अ डिजिटल मशीन वेयर एवरीथिंग इज ऑटोमेटेडली डन, और दूसरा है क्योंकि वो सीजनल बिजनेस है तो उन्होंने क्या कर रखा था, लेबर के थ्रू करते थे तो उनको सस्ता पड़ता था। वही आप जो ओरिजिनल थ्रेड बिजनेस है अमेटो वगैरह, अगर आप उनका देखोगे तो उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि वो टेक्निक लेबर का लेते नहीं है, उनका मशीन का लेते हैं। एंड टेक्निकल अपग्रेडेशन का मतलब है आपका जो टेक्नोलॉजी है वो कितने टाइम में मतलब खत्म हो जाता। फॉर एग्जाम्पल एज आई सेड, माई लैपटॉप नाउ इट इज मोर देन 7 years, so now it needs upgradation। कुछ चीजें वी हैव टू, अगर हमारे को लगता है कुछ चीजों को हमें, तो हमें नया खरीदना पड़ता है, समटाइम्स वी हैव टू पुट मोर मनी। ग्रोथ, आप कितना ग्रो करना चाहते हो। अगर आपकी, आपने जो है प्रोडक्ट करना है, यू वांट टू मैन्युफैक्चर टॉयज, यू वांट टू मैन्युफैक्चर गारमेंट्स, डाइवर्सिफिकेशन, आपको टॉयज में भी पैसा लगाना है तो आपके लिए टॉय के लिए अलग से मशीनें चाहिए होंगी, आपको गारमेंट्स के लिए चाहिए होगा तो आपके लिए जो है अलग। तो अगर आप डिविजनल में जा रहे हो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है। फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स, आपके पास कितना ऑल्टरनेटिव है। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, आपका स्कूल है, आपके ही स्कूल के अंदर इन दिलशाद गार्डन, इन दैट ब्रांच वी हैव अ बैंक। नूतन विद्या मंदिर है एनवीएम, उसमें भी एक बैंक है। नाउ ये बैंक होने का मतलब क्या है, पार्टली उस एरिया में या तो वो किराया देते हैं या फिर दे आर ऑल्सो शेयरिंग द रेंट, या तो दोनों मिलके किराया दे रहे हैं या फिर ये अगर इनका अपना है तो दे आर ऑल्सो शेयरिंग सम पोर्शन। तो लेवल ऑफ कोलाबोरेशन, अगर आपका बिल्डिंग में लगाना है और आपके साथ में और भी कोई लगा रहा है, द पर्सन इज ऑल्सो शेयरिंग द, तो हो सकता है आपका फिक्स कैपिटल कम हो। So these are the factors that affect the fixed capital of a company. Now comes the working capital. The next is working capital. अभी आपको मैंने बताया, like if a person is establishing his or her studio, तो उसको जो मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है। लाइकवाइज इन अ कंपनी, आपका स्टाफ है तो उसकी सैलरी जाएगी, वर्कर्स के वेजेस जाएंगे, रॉ मटेरियल्स आपका होगा, आपका इंश्योरेंस होगा, अगर रेंट की चीजें हैं तो वो जाएगा, आपका इंटरेस्ट है तो वो जाएगा। So the amount which you require less for less than 1 year is called as working capital. The fund that you require for less than 1 year is called as working capital. That is for the day to day expenses. आपके जो day to day expenses है उनमें काम आता है। तो नाउ व्हाट इज द वन, पहला और दूसरा सेम है आपका दोनों में। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस जो है इफ इट इज ट्रेडिंग, तो देन आपको, आपके पास ज्यादा वर्कर्स नहीं होंगे, आपके पास यू विल नॉट बी हैविंग मोर, मतलब कि आपको मशीनों की जरूरत नहीं होगी। तो योर मतलब कि इफ इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग इट वुड बी मोर, बट इफ इट इज अ ट्रेडिंग देन इट वुड बी लेस। देन स्केल सेम, अगर आप मतलब कि इफ यू आर having a scaling of business is too big,
तो आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको उतना रॉ मटेरियल की जरूरत है, उतने लेबर की जरूरत है, उतने डे टू डे एक्सपेंसेस की जरूरत है। नाउ कम्स बिजनेस साइकिल, सीजनल फैक्टर्स एंड प्रोडक्शन साइकिल। इनको थोड़ा सा समझना। बिजनेस साइकिल इज, कभी कभी आप देखो कि मतलब कि जो बिजनेस है वो बहुत बूम रहता है। सीजनल और बिजनेस आर मोर लाइकली सिमिलर। मतलब बिजनेस साइकिल होता है, कुछ टाइम आपका बिजनेस खूब बूम करता है, कुछ टाइम एकदम सो रहा होता है। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन योर बिजनेस इज बूमिंग अप, उस वक्त में बहुत डिमांड है आपके प्रोडक्ट की, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अभी नवरात्रि आने वाली है, ठीक है, तो जितनी भी आपके कार, मोबाइल, इन सब कंपनीज को जो है रेडी रखना पड़ेगा अपना वर्किंग कैपिटल, बिकॉज इस वक्त में डिमांड इन द मार्केट वुड बी मोर, डिमांड इन द मार्केट वुड बी मोर। और अभी जो पितृपक्ष चल रहा है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट बाय द न्यू क्लोथ्स एंड हम लोग नहीं खरीदते हैं, तो इस वक्त में जो कंपनीज है वो रेगुलर थोड़ा चलाती है। तो बिजनेस साइकिल इज बूम एंड आपका बियरिश, यानी कि अगर डिमांड ज्यादा है दे वुड रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। सीजनल फैक्टर्स इज मतलब कि ये जो है दिस इज लिंक्ड टू दोज बिजनेस जो सीजनल है। बिजनेस साइकिल इज व्हेन योर कंपनीज प्रोडक्ट इज इन डिमांड, और आपका सीजनल फैक्टर है कुछ जैसे आपका बेवरेजेस, तो चाय, कॉफी, सूप, ये सर्दियों में ज्यादा चलते हैं। यानी कि जो कंपनीज इनको मैन्युफैक्चर करती हैं, जो यूनिट्स इनको मैन्युफैक्चर करती हैं, उनको सर्दियों में ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है एज कंपेयर टू समर्स। सिमिलरली आपके लुधियाना के अंदर जो होजरी है, जैसे आपके मतलब कि वेस्ट वगैरह बनाते हैं, उनको तो ऑल टाइम जरूरत पड़ती है, लेकिन जो लोग वुलन क्लॉथ बनाते हैं उनके लिए सर्दियों में ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग सर्दियों में कपड़े खरीदते हैं। दैट इज सीजनल। प्रोडक्शन साइकिल इज आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने टाइम में बनकर तैयार होता है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसको बन के तैयार होने में 3 महीने लगते हैं, तो 3 महीने तक आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए टू पे द टैक्सेस, टू पे द इंश्योरेंस, टू पे द रेंट, टू पे द सैलरी, टू पे द वेजेस, सब चीजें। एग्जाम्पल, आपका कार, अगर एक ऑटोमोबाइल कंपनी है तो उसका प्रोडक्शन साइकिल बड़ा होता है, उसको रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में बनने में टाइम लगता है। वेयर एज आपके जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, लाइक आपका शैम्पू और एनीथिंग विच इज कंज्यूमर गुड, ये आपके हाथों हाथ बिक जाते हैं, दे आर सोल्ड लाइक हॉट केक्स, तो इनका प्रोडक्शन साइकिल कम होता है, तो ये यहां से आते हैं वहां बिक जाते हैं, तो इसमें आपका कम लगता है, राइट। सो देर इज डिफरेंस बिटवीन बिजनेस साइकिल, यानी कि व्हेन योर बिजनेस इज अप। सीजनल, वो मतलब कि बिजनेस जिनका सीजनल बिजनेस है, लाइक स्वेटर्स और बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक। प्रोडक्शन साइकिल, द कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। रॉ टू फिनिश्ड। नाउ अगर आपकी कंपनी के अंदर क्रेडिट पॉलिसी है, नाउ व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी, मतलब आप सामान लेते हो और आप उनको बाद में देते हो, या आपसे जो सामान लेता है वो आपको बाद में देता है। क्रेडिट अवेल्ड एंड क्रेडिट क्रेडिट अलाउड। अगर आप अपने जो वेंड मतलब कि जो आपसे खरीदते हैं, बायर्स हैं, उनको आप ज्यादा क्रेडिट अलाउ करते हो, ओके आप 3 महीने बाद दो, वो 3 महीने बाद आपको पेमेंट देंगे, तो आपको 3 महीने तक आपके पास यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल। सिमिलरली आपके जो सप्लायर्स हैं, आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, आपको अदर मटेरियल सप्लाई करते हैं, अगर वो लोग पैसा बाद में लेते हैं, तो आप जो हो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहती है।
बट अगर आपका कैश ऑन बेसिस है, वो इंसान सप्लायर आपका कहता है भाई पैसा दो और सामान ले जाओ, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वेन एवर यू रिक्वायर द रॉ मटेरियल यू हैव टू पे द कैश। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आपका मैनेजमेंट, आपका स्टाफ कितना यूटिलाइज करता है। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, आपकी कंपनी जो है इट इज देयर इन नोएडा, आपका रॉ मटेरियल आता है फ्रॉम चंडीगढ़, और आपको इमीडिएटली यू डोंट गेट, बारिश हो गई, रॉ मटेरियल नहीं पहुंचा, तो यू नीड टू कीप द रॉ मटेरियल्स इन हैंड, तो आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, आपका मतलब कि रॉ मटेरियल खत्म होने वाला, आपका पीछे से रॉ मटेरियल आ गया, तो आपको वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत पड़ती है। ग्रोथ, अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट आगे लाने की कोशिश कर रहे हो, यू विल रिक्वायर मोर। कंपटीशन लेवल, आपका लॉस मेरा प्रॉफिट, आपका लॉस मेरा प्रॉफिट, याद रखना। देर आर टू पीपल इन द सेम बिजनेस, दोनों मोबाइल बना रहे हैं या दोनों समझ लो शैम्पू बना रहे हैं, एक इंसान का शैम्पू जो है वो मार्केट में नहीं आ रहा है, तो क्या दूसरा इंसान शैम्पू यूज करना बंद कर देगा? वो दूसरी कंपनी का लेगा। सो इफ द कंपटीशन लेवल इज मोर, यू रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आपको मार्केट में अपना स्टैंड बना के रखना है। बट अगर आपकी मार्केट में मोनोपोली है, आपके जैसा एक आधी प्रोडक्ट है, तो आपको कोई मतलब की नहीं है, यू नो दैट द पर्सन इज गोइंग टू वेट। इन्फ्लेशन, इन द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन अ कंपनी रिक्वायर्स मोर। अब इमीडिएटली जो है मतलब कि चीजों के दाम बढ़ गए, क्या करोगे? So these are the factors that affect the working capital, and अब इसके अंदर एज आई सेड सिक्स फैक्टर्स तो आपको लर्न करने हैं। एंड दूसरा आपके पेपर में बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल, सीजनल फैक्टर, इसको जो है यू मे बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन। तो 2 2 मार्क्स में 6 मतलब ऐसे 3 अभी आ जाते हैं। दिस इज दीज आर द थिंग्स, राइट? Now, last but not the least, as I said, there is one question which is a numerical form which is there in this chapter. ये है कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रखना चाहते हो, ठीक है? एंड कैपिटल स्ट्रक्चर इज व्हाट यू कॉल एज डेट अपॉन इक्विटी। इसका क्या रेशियो रहेगा? Whether you should use debt in your capital structure or you should go for complete equity. अब आता है मैम क्वेश्चन क्या आएगा ये तो बता दो। तो क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है ये वाला पहला, या फाइंड द ईपीएस। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है कि एक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक मतलब की कंपनी है, उनके सामने 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक में 10% इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दूसरे में 12% है, तो ऑन विच दे शुड गो। तो आपका आंसर ये वाला है, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। और जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो है दैट एक कंपनी है, उसका उसमें आपको जो है यू विल बी गिवन मेनी इनपुट्स, उनका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है इस वक्त में दे हैव अ इक्विटी कैपिटल ऑफ मतलब कि से 8 करोड़, और उसकी जो वैल्यू है वो 10 रुपीज ईच है। देन उनका जो एबिटा है वो 8 लाख रुपीज है, दैट इज द प्रॉफिट। उनको जो है टैक्स देना पड़ रहा है एट द रेट ऑफ 20%। एंड नाउ द कंपनी इज प्रपोजिंग, अब कंपनी प्रपोज कर रही है कि वो जो है दे शुड गो फॉर अ लोन कैपिटल। हमारा इक्विटी यही रहेगा, 8 करोड़ ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है।
लेकिन दूसरा प्रपोजल है कि वो लोन कैपिटल लेना चाहते हैं, जिसमें दे वांट टू हैव 20 lakh as loan and the rest 80 lakh as equity capital. ठीक है, 80 lakh as equity capital and 20 lakh as loan, debt plus equity. अब आपके क्वेश्चन है कि वेदर इट इज, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, वेदर इट वुड बी फेवरेबल फॉर देम, क्या अगर कंपनी डेट लेती है तो जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, वेदर दे वुड बी इन प्रॉफिट और नॉट। और इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं अर्निंग पर शेयर। क्या कैलकुलेट करते हैं हम? अर्निंग पर शेयर। और इस क्वेश्चन को आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है? आपको ऐसे दिया होगा कि वो इतना डेप्ट लेना चाहता है, उनके पास इतनी इक्विटी है, उनका टैक्स रेट ये है, उनका अगर वो कर्जा लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट ये है। आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है उसको देखना है। देन यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन दिस मंथ, राइट? तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। अब मैं दोबारा से एक बार बोल देती हूं कि जो कंपनी है उसके पास 80 लाख अपना पैसा है, 20 lakh it is planning to take from debentures, जिसमें उनको जो है 10% they have to pay the interest, right? और अभी उनका एग्जिस्टिंग टैक्स रेट जो है वो 20% है। तो अगर कंपनी पूरा 8, जो मतलब कि 1 करोड़ है, वो अपना यूज करती है तो कितना ईपीएस बनेगा, यानी कि अर्निंग पर शेयर बनेगा? एंड इफ इट इज यूजिंग 20 लाख एज डेप्ट एंड 80 लाख एज इक्विटी कैपिटल, तो कितना होगा? यानी कि अगर हम उसमें डेप्ट डाल देते हैं तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा है या नुकसान? तो इसके लिए हमें कहां से स्टार्ट करना है ये याद रखिए। आपको ना तो कंपनी के इक्विटी पे पहले ध्यान देना है, आपको सबसे पहले देखना है ऑन एबिटा। आपको किस पर देखना है? ऑन एबिटा। नाउ व्हाट इज एबिटा? अर्निंग, ये याद रखिएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। I repeat, earning E before B interest tax। क्योंकि इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं ना तो इसी ये इसमें जो लिखा है ना इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। पहले हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं फिर टैक्स देते हैं, पहले हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं फिर टैक्स देते हैं, ठीक है? अब हमारी दोनों प्रपोजल में, अकॉर्डिंग टू बोथ द प्रपोजल, हमारा एबिटा जो है वो है 8 लाख। कितना है? 8 लाख दोनों प्रपोजल में, प्रपोजल ए में भी एंड प्रपोजल बी में भी, ठीक है? ठीक है। अब इन द फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रपोजल हमने कोई डेप्ट नहीं लिया है, यानी कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन सेकंड वाले में हमने कितना लिया है? 20 लाख रुपए, और 10% हम इंटरेस्ट देंगे तो 2 लाख रुपीज हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 20 लाख का, ठीक है? अब जो इंटरेस्ट बिफोर टैक्स है वो है, यहां तो कुछ चेंज नहीं था, 8 लाख ही है, लेकिन यहां हम लोग इंटरेस्ट दे चुके हैं तो हमारे पास है 6 लाख रुपए। अब हमें 20% टैक्स देना है। 8 लाख का 20% इज 1,60,000 एंड 6 लाख का 20% इज 1,20,000। आई थिंक you will be able to
राइट। अब हमारे पास इंटरेस्ट, टैक्स सब देने के बाद कितना पैसा बच गया? प्रपोजल ए के अकॉर्डिंग हमारे पास 6,40,000 बचा, 6,40,000। 8 में से 1,60,000 माइनस कर दिया, एंड यहां हमारा बचा है 4,80,000। राइट, राइट। अब आता है ईपीएस, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फेवरेबल है या नहीं, और उसके लिए हमारा फॉर्मूला है EAT अपॉन द टोटल शेयर्स। EAT अपॉन द टोटल शेयर्स। अब हमने यहां पर, मतलब कि वी हैव टेकन कि यहां पर हमारे पास 6 लाख शेयर्स थे। हमने ये, मतलब इसमें दिया नहीं है बट ऐसा सोचा है। और यहाँ हमारे पास में 4 लाख क्यों है? क्योंकि 2 लाख का तो हमारे पास में वो है, वी हैव टेकन द लोन। तो वॉट एवर द शेयर इज, आई डू वन मोर क्वेश्चन फॉर दिस। तो आपको क्या करना है, जो हमारा EAT आया है 6,40,000 और जो टोटल शेयर्स है उनको हमने डिवाइड करना है। यहां हमारे पास आया है 1 रुपी 6 पैसा, और यहां हमारे पास आया है 1 रुपी 20 पैसा, यानी कि लोन लेने से ईपीएस हमारा बढ़ गया। लोन लेने से हमारा ईपीएस जो है वो बढ़ गया। दैट मीन्स द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज फेवरेबल। द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज फेवरेबल। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो यही है, और आपको इसे कैसे लिखना है? सिंस EPS is 1 रुपी 20 पैसा with debt, मतलब डेप्ट के साथ, therefore trading on equity is favorable। लेकिन अगर यहां पर ये ज्यादा और ये कम होता तो then you will write it is unfavorable। Right? In the question normally what you are given is, एक कंपनी है एंड उसका इक्विटी कैपिटल अभी जो है वो 6 लाख है इन मनी, 6 lakhs इन मनी। ठीक है, एक प्रपोजल। एंड दूसरा कंपनी है, उसके पास 4 लाख रुपीज कैपिटल है एंड इट वांट टू रेज 2 लाख फ्रॉम डेट। राइट, इट वांट टू रेज 2 लाख फ्रॉम डेट। नाउ हमें देखना है कि इसमें से किस कंपनी का ईपीएस बेटर है। दोनों कंपनीज का जो एबिटा है, दैट इज इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो है से 1 लाख, दोनों कंपनीज का। ठीक है, एंड टैक्स रेट जो है वो है 30%। अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया है, जो बहुत चांसेस होते हैं, तो आपको 30% लेकर चलना। हम स्टैंडर्ड 30% लेकर चलते हैं, हम 30% स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं, याद रखना। एंड जो बी कंपनी जिसने डेप्ट लिया है उसका इंटरेस्ट रेशियो है 10%। ठीक है, नाउ आपको एबिटा आपको ईपीएस कैलकुलेट करना। तो आपको क्या करना है, कहां से स्टार्ट करना है? वी वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। हमें यहां से स्टार्ट करना है। तो जो हमारा एबिटा है वो है कंपनी ए, कंपनी बी, एबिटा 1 लाख। ठीक है, दोनों का। नाउ इंटरेस्ट, अब कंपनी ए ने तो कोई लोन नहीं ले रखा तो इनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, लेकिन इनको 2 लाख रुपए पर 10% इंटरेस्ट देना है। तो कैलकुलेटेड इन द साइड, आपको साइड में कैलकुलेट करना है
इंटू 10 आपको लिखना है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, इट इज 20,000, राइट। अब हमारे पास कितना बच गया, 1 लाख। यहां पर कितना बच गया, 80,000। नाउ वी हैव टू पे द टैक्स, और टैक्स दोनों को 30% देना है। यानी कि 1 लाख पर हमारा जो टैक्स है वो है 30,000, और 80,000 पे हमारा टैक्स होगा 24,000। माइंड कैलकुलेशन, आई एम सॉरी। दिस इज हमारा EAT, यानी कि अर्निंग आफ्टर पेइंग द टैक्स। अब हमें कैलकुलेट करना है EPS, यानी कि EAT अपॉन टोटल शेयर्स, राइट। अब हमारे कंपनी ए में तो था 6 लाख रुपीस का शेयर पैसा, और यहां था 4 लाख रुपीस। अब हमें ये नहीं पता है कि हमारे एक शेयर की वैल्यू क्या है, अंडरस्टूड। हमें नहीं पता है कि हमारे एक शेयर की वैल्यू क्या है। अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप उसको लोगे, और अगर नहीं दिया है तो आप उसको 10 रुपीस के वैल्यू से लेकर चलोगे। दिस इज अ फॉर्मूला, भाई ये फॉर्मूला है। अगर दिया है कि कंपनी की शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, 15 रुपए है, 20 रुपए है, तो आप वही लोगे। लेकिन अगर नहीं दिया तो आप 10 रुपए लेकर चलोगे। यानी कि अगर 6 लाख रुपीस है तो कितने शेयर्स थे, 60,000। एंड 4 लाख रुपीस हमारी थे, क्योंकि 2 लाख तो हमारा लोन है ना, तो कितना हुआ, 40,000। 40,000 शेयर्स, शेयर्स में 60,000, और उसकी वैल्यू 6 लाख रुपीस। तो अब हमें क्या करना है, 70,000 अपॉन 60,000, 56,000 अपॉन 40,000। समझ आ गया ना, 40,000 हमारे शेयर्स की वैल्यू। तो व्हाट विल बी द likewise, let us calculate it using the calculator. Here I am using the calculator. 70,000 divided by 60,000, 1.16, एंड दूसरे में है हमारा 56,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 1.40। that means equity on trading is favorable, क्योंकि इससे हमारी जो शेयर्स हैं लॉन्ग टर्म में उनकी वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा, मतलब कि इफ वी आर कीपिंग द डेप्ट, इतना डेप्ट रखते हैं तो इट इज फेवरेबल। तो दिस इज हाउ। और जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको इसको इसी फॉर्मेट में करना है, जैसा ये बना हुआ है ना, ऐसा प्रॉपर, अलोंग विथ प्रॉपर कैलकुलेशन। ये देना पड़ेगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, टैक्स एट द रेट ऑफ, ईएटी अपॉन टोटल इज इक्वल टू EPS। ये पूरा फॉर्मूला लिख कर आपको करना है। तो दिस मीन्स द कंपनी इज हैविंग गुड प्रोस्पेक्टस अगर वो शेयर्स में मतलब कि डेप्ट कैपिटल को रखती है तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज इक्विटी ऑन कैपिटल, आपके सॉरी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और यू मे बी आस्क्ड टू कैलकुलेट EPS, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, आपको इसी फॉर्मूला में करना है। और अगर आपके क्वेश्चन में ये आता है कि एक कंपनी का ROI 10% है, दूसरे में 15% है, तो फिर उसके अंदर आपको सिर्फ यही बताना कि विच वन इज बेटर, बस। तो दिस इज ऑल इन द चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन अनदर वर्ड,
मैनेजिंग का मतलब होता है जो फंड है कहाँ से आएगा, कहाँ लगाएंगे, प्रॉफिट आएगा तो कितना, और मतलब कि कब बांटना है। वेयर एज प्लानिंग इज जो यूटिलाइजेशन है उसे ऐसा रखना चाहिए कि जब जरूरत हो तब भी हो। जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं, आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स कुछ पैसा बैंक में रखते हैं कैश इन हैंड, और कुछ पैसा वो लोग एफडी में डाल देते हैं, कुछ पैसा वो शेयर्स में डाल देते हैं, कुछ वो उन्होंने कहीं पर जो है दे मस्ट हैव बॉट सम लैंड और समथिंग लाइक दैट, उन्होंने कहीं पर इन्वेस्ट किया होता है। तो ये प्लान करते हैं सो दैट जब भी हमें जरूरत है, अभी घर के अंदर कोई जरूरत है तो इमीडिएटली हमारे पास जो है हॉट कैश हो। एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी कि हमारे पास पड़ा और हम बाहर से ले रहे हैं, तो इट हैज टू बी सीन इन दैट वे। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ओवरऑल कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है। आज जब मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया तो माय वेल्थ वाज 0, लेकिन आफ्टर 5 इयर्स मेरी जो वैल्यू है वो मैं 1 करोड़ के पहुंच गई हूँ। यानी कि मेरा जो मतलब कि यानी कि मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग, राइट। एंड अब इसका जो प्लानिंग है उसका है कि आप यूटिलाइज कर रहे हो एंड अननेसेसरीली आइडल मनी नहीं रख रहे हो। ऑब्जेक्टिव्स याद रखने हैं आपको। देन आपके फैक्टर्स फॉर फाइनेंशियल डिसीजन, फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। नेक्स्ट आपका आता है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आपका आता है कि आपको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे रखना है, व्हाट शुड बी द कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कीप व्हाइल वी आर टेकिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, हम क्या क्या यूज करते हैं वो। देन आपका आता है कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल में, यानी कि फिक्स कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स, हमारे मशीन्स आपकी, एंड वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे एक्सपेंसेस आप। This you might have also done in your accounts. So for both of them there are certain factors कि हमें मतलब कि फिक्स कैपिटल हमें कितनी जरूरत पड़ती है। जितना बड़ा बिजनेस, जितना ज्यादा स्केल, जितनी बढ़िया टेक्निक, उतना ज्यादा पैसा, जितने ज्यादा प्रोडक्ट उतने ज्यादा पैसा। एंड इफ somebody is collaborating with that then हमारा पैसा थोड़ा कम लग जाता है। भाई मेरी जमीन को जो है somebody else is also collaborating with me तो कम पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर मेरा जो जितना बड़ा बिजनेस होगा उसमें वर्किंग कैपिटल भी उतनी जरूरत होगी। इफ आई हैव अ स्केल भी मेरा बड़ा है, मेरी मतलब कि मेरा जो नेचर है उसमें मैं कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर करती हूँ तो नेचुरल कि मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत होगी। अच्छा बिजनेस चल रहा है इस वक्त में, लोगों लोगों में मेरे मतलब की चीजों की डिमांड है तो मेरे मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। सीजनल है, आई मेक वुलन क्लॉथ, सर्दियों में ज्यादा पड़ेगी, गर्मियों में कम पड़ेगी। प्रोडक्शन साइकिल मेरा रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स का टाइम। देन द क्रेडिट विच आई अलाउ टू माई, मेरे जो मतलब कि जो लोग मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको मैं कितना दे रही हूँ उतने तक मुझे कैश चाहिए। एंड जो मेरे वेंडर्स हैं वो मुझे कितना क्रेडिट देते हैं, इफ दे आर गिविंग तो मैं कम रख सकती हूँ। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मेरा कितना है, रॉ मटेरियल इमीडिएटली अवेलेबल है तो देन आई रिक्वायर लेस। इफ आई वांट टू ग्रो मोर, मैं ज्यादा प्रोडक्ट ऐड करना चाहती हूँ, ज्यादा क्वांटिटी रखना चाहती हूँ, देन मोर। अगर मेरा कंपटीशन इतना हाई है तो आई हैव टू ऑलवेज स्टैंड ऑन माय फीट। इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आई हैव टू कीप मनी मोर। Now, last but not the least is when we are deciding on the capital structure, when we are deciding on the debt capital, तो हमें देखना पड़ता है कि जो लॉन्ग टर्म में जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको अपने शेयर्स पर कितना फायदा मिल रहा है इफ वी आर टेकिंग द डेट। और ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही आता है जैसे मैंने लिखा है। तो व्हेन इट कम्स इन दिस वे, जिसमें टैक्स रेट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, तो देन यू हैव टू कैलकुलेट इन दिस वे। हमेशा याद रखना जब शेयर्स को करते हो, इफ द शेयर वैल्यू इज गिवन तो देन इट इज ओके, अदरवाइज टेक 10 रुपीज। अगर टैक्स रेट दिया है तो ओके, नहीं तो 30% लोगे। एंड जो हमारे शेयर्स हैं, जैसे इस वाले कंपनी में 6 लाख उनका अपना इक्विटी था तो 60,000 हमारे शेयर्स थे। बी वाले में उन्होंने 20 लाख लोन लिया है और 4 लाख उनका अपना था, 2 लाख लोन लिया है, 4 लाख उनका अपना था। तो दैट मीन्स हमारा जो शेयर वैल्यू है वो इतना ही रहा।
So in this manner, you have to calculate and you have to find the EPS. So that is all in the chapter financial management.